तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ फुल फॉर्म जो कि देसी कोर्स से संबंधित है, हम लोग पढ़े भी हैं। देखिए, पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट एट हैदराबाद। इसे शॉर्टकट में ही मैनेज कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। यह पूरे केंद्र को नियंत्रित करता है कृषि संबंधित कार्यों के लिए सभी दिए जाने वाले प्रशिक्षण को। अगला है दूसरा, स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इससे छोटा हो गया, सभी राज्यों में इसके एक अलग ब्रांच है, शाखा है, तो सभी राज्य के लिए इसको यूज कर देते हैं स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कुछ कुछ राज्यों ने अपना नाम अपने नाम पर रख लेता है, जैसे बिहार में ही अपना नाम रख लिया है, स्टेट के स्थान पर कर दिया है बिहार एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, बामेती, बिहार एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगला है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसका शॉर्ट रूप यह हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सभी राज्यों में होंगे, अपने अपने जिलों में होंगे, और इस सभी जिलों में एक जगह हेडक्वार्टर होगा। तो बिहार वाला का पटना में यहाँ है हेडक्वार्टर है। इससे छोटा होते हैं जो कि हर ब्लॉक में किसानों को जाकर के यह बताने का प्रयास करते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। जो कृषि संबंधित कोई भी यदि योजना आता है उसकी जानकारी यह किसानों को देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आत्मा, जो कि संस्था ही है जो छोटी जो सब ब्लॉक में होते हैं, आत्मा। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यहाँ बिहार वाला का पटना में है। तो आत्मा का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, यानी आत्मा। एक और फुल फॉर्म देख ले रहे हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्टकट में हम ARI कहते हैं। ARI हर जगह रहता है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कृषि अनुसंधान संस्थान। एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में ICAR कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यह सभी राज्यों में होती है, जिला स्तर पर होती है, जिसका एक कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर रहता है। यह सब लोग, सब संस्था मिल करके कृषि को संगठित बनाने का प्रयास करते हैं, किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, ताकि कृषि में तेजी से विकास लाया जा सके। कृषि बहुत ही पिछड़ा हुआ था देश के आजादी के बाद, इतना ज्यादा पिछड़ा कि इसे पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समय में कृषि को पहली बार पंचवर्षीय योजना में 1951 में लाया गया था। 5 साल तक इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं। फिर इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी लाया गया, जब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसी समय एक नारा भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, और उसके तत्पश्चात वह प्रधानमंत्री बनी थी यही नारे के बाद। तो पहली पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में कृषि को बहुत ही ज्यादा ऊपर उठाने का कार्य किया गया था, जानी चाहिए, ताकि आने वाले काम में भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकें। देसी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर, यानी कि हम लोग डीलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक डीलर बनने के लिए कृषि में डीलर बनने के लिए किन किन बातों को हमको जानना चाहिए कि एक कोई भी आदमी जो कि डीलर बनने जा रहा है, व्यापारी बनने जा रहा, दुकानदार बनने जा रहा, उसको किन किन बातों को जानना चाहिए, ताकि जो किसान उनके यहाँ पर आए उनको अच्छी तरह से जानकारी दे सके कि आप इस तरह से कृषि कीजिए जिससे आपको कम लागत में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि किसान आपके दुकान पर आएंगे किस लिए, सबसे पहले तो सीड के लिए, बीज के लिए आएंगे। बीज जनरली 4 तरह के होते हैं, सीड यानी बीज। हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन कर ले रहे हैं ताकि जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बना सके। क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, लेकिन जो ज्यादा बात रहता है अच्छा जब आप इस तरह से रिवीजन कर ले। बीज जनरली 4 तरह के होते हैं। एक वह बीज जो कि
संस्था यूनिवर्सिटी में बनाए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उसको क्या कहेंगे? उसे हम कह सकते हैं कि जो जन्म दे रहे हैं प्रजनक बीज है। क्या है? प्रजनक, जिसको हम ब्रीडर भी कहते हैं, ब्रीडर, या इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस। यह सब न्यूक्लियस सीड है। इससे ही प्रजनक बीज को तैयार करके इससे बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन बीज या आधार बीज। आधार बीज, इसे हम लोग फाउंडेशन बीज भी कह देते हैं। फाउंडेशन है, आधार है। देखिए, इन सब से छोटा मोटा जानकारी रख सकते हैं। प्रजनक बीज का मात्रा कम होगी और उसी कम मात्रा का प्रयोग करके और ज्यादा आधार बीज तैयार कर लिया जाता है। यह दोनों काम वैज्ञानिकों के द्वारा यूनिवर्सिटी में किया जाता है। इसका जो कलर जिस कंटेनर में रखते हैं उसका कलर या इसका कैसा होता है? थोड़ा सा गोल्डन येलो कलर का होता है। जिस तरह से सोना होता है गोल्डन येलो कलर का होता है। जिस तरह से सोना जिस रंग का होता है पीला टाइप, उसी टाइप का होता है। दूसरा है आधार बीज। आधार बीज जिसे फाउंडेशन बीज कहते हैं, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट। अगला क्या है? तो आधार बीज से ही सर्टिफिकेशन या प्रमाणित का बीज बनाया जाता है। सर्टिफिकेशन कह सकते हैं या प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, इसको सर्टिफिकेशन सीड कह सकते हैं। इसका कलर कैसा हो जाएगा प्रमाणित बीज का? इसका थोड़ा सा बैगनी टाइप का होता है, जिसे वॉयलेट कहते हैं। वॉयलेट कलर का होता है, बैगनी। इसके बाद जो हम किसानों को देते हैं या बेचते हैं वह होता है ट्रू बीज, जिसे सच्चा बीज कह सकते हैं। सच्चा बीज या ट्रू बीज, ट्रू सीड होते हैं। जिसका कलर कैसा हो जाता है? तो हरा कलर का होता है, ग्रीन होता है, हरा कलर का। यह 4 तरह के सीड होते हैं। ऊपर वाला दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा बना दिया जाता है और ऊपर वाला दोनों इससे बने हुए बीज को मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। सच्चा बीज, ट्रू बीज, जो कि किसान खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बिहार सरकार देती है, हर राज्य के अपना अपना देता है। किसान भी जो है अपना बीज तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। एक संस्था होती है बसोका। बिहार, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिहार स्टेट सीड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। इनके द्वारा जो है आपको प्रमाणीकरण लेना पड़ेगा। उसके बाद आप मार्केट में इन सीड को बेच सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बीज को जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक सरकार ने एक्ट लाया था 1955 ईस्वी में, जिसमें कुछ वस्तुओं को शामिल कर दिया जाता है कि इन सब को काला बाजारी आप नहीं कर सकते हैं। काला बाजारी यानी कि बाजार से छुपाकर किसी भी वस्तु को रखना काला बाजारी के अंतर्गत माना जाता है। तो 1955 में आया था और इसमें सीड को पहली बार सीड एक्ट पहला बार भारत में 1966 ईस्वी में एक एक्ट आया था, बीज अधिनियम 1966 ईस्वी में, और इसके लेकर के ढेर सारा रूल बनाए गए थे 1968 ईस्वी में। और इस रूल को जो बन गया 68 में, इसे 1969 ईस्वी में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है। इस दिन सीड एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। सीड बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इसे आवश्यक वस्तु में शामिल कर दिया गया है। आप सीड की कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं, इसे आवश्यक कमोडिटी के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देख रहे थे कि हम सिर्फ फैक्चुअल बातों को ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं डेली घर पर, उसके बारे में तो कुछ न कुछ जानकारी होगी ही। सिर्फ फैक्चुअल बातें देख ले रहे हैं। किसी भी फसल में ऐसा अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि खेती में
कुछ कुछ खेती को नुकसान पहुंचाने वाले, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ कुछ अलग कारक होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण कारक है खरपतवार। खरपतवार खरपतवार से खेती को करीब 33% फसल की बर्बादी हो जाती है खरपतवार से सिर्फ, जो कि बहुत बड़ा ही देख रहे हैं परसेंटेज है। इसके बाद कुछ कीट आते हैं। कीट से करीब 26%, 25-26% बर्बादी होती है हमारी फसल की। इसके बाद आते हैं रोग। कीट जो हैं रोग पैदा करेंगे या किसी खनिज के कमी से, किसी पोषक तत्व के कमी से उस फसल में रोग उसके बर्बाद हो सकते हैं। जैसे इसमें भी करीब करीब 20% फसल की बर्बादी हो जाती है, 20%। और बाकी जो कुछ बच जाते हैं उनसे हमारा बचा हुआ अमाउंट 100% में से तो करीब देख रहे हैं कि 21% जो है बाकी अन्य से हमारा फसल की बर्बादी हो जाती है। हम देख रहे हैं कि खरपतवार को तो हम मैनुअली भी सुधार सकते हैं अगर हम कुछ उपाय कर दें, लेकिन कीट और रोग दो ऐसे कारक हैं जिन्हें हम खुद मानो चाह कर भी कृषि को, फसल को बचा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें किसी न किसी रूप में रसायन पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर दोनों का मात्रा देखेंगे तो 46% हो जा रहा, यानी कि किसी भी फसल यदि बर्बाद हो रहा है तो 46% रसायन का प्रयोग मानो कर देते हैं खेती के लिए। और बाकी 33% में हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे खरपतवार है जिसका प्रयोग आप रसायन के तौर पर करेंगे या आप मैनुअली भी हटा सकते हैं। तो खरपतवार तो है, अगर इंडिविजुअली देख रहे हैं तो खरपतवार बहुत ज्यादा है जो फसल को बर्बाद कर रहा, लेकिन यह दोनों मिलकर 46% हो जा रहा और यह दोनों का मानव खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कीट हो गया तो क्या आप एक एक कीट को हटाते चलिएगा फसल से? नहीं। अगर कोई फसल में रोग लग गया है तो आप कैसे कर सकते हैं बिना रसायन का उपयोग किए? या और भी कुछ जैविक तरीके हैं, ऑर्गेनिक तरीके हैं जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम रसायन के तौर पर हम देखने जा रहे हैं कि केमिकल में कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं रसायन के तौर पर किस रोग के लिए और कैसे इसका बचाव करेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण रसायन। यह सबसे ज्यादा ऐसा बनने वाला क्वेश्चन हो जाता है रसायन से कि लोग समझ नहीं पाते हैं। जो लोग डेली इसका यूज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको तो खैर पता है, याद है, लेकिन जो नया नया पहली बार जो सीखने जा रहा, देखने जा रहा, उसको कैसे याद रह पाएगा? नहीं याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग यह कोर्स करने जा रहे हैं वह उसके लिए सरकार मान्यता दिया है कि सिर्फ 10वां पास कोई भी आदमी है, कोई भी युवक है तो वह यह कोर्स को कर सकता है। तो 10वां में इतने ज्यादा रसायन की जानकारी नहीं दी जाती है 10वां क्लास तक, और खास करके बिहार बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में। अगर मान लेते हैं कि कोई बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो उसको हो सकता है, हम मान सकते हैं कि केमिस्ट्री से ग्रेजुएट है तो उसको हो सकता है कि पता होगा। लेकिन 10वां तक जो पढ़े लिखे हैं और उसके बाद यह कोर्स करने के लिए आ गए हैं तो शायद उनको उतना रसायन के बारे में पता नहीं होगा कि किस रसायन का प्रयोग हम लोग किस तरह के फसल में करेंगे। इसके लिए ही यह कोर्स बनाया गया था देसी, जिससे कुछ जानकारी आप लोग को दे दी जाती है ताकि किसान आपके पास आए तो आप उसकी सही जानकारी लेकर के और सही रसायन दे सके। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं रसायन के बारे में। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि फसल में यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जा रही है तो उनसे कौन कौन रोग होने वाले हैं। जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसी पोषक तत्व की पूर्ति रसायन के तौर पर किया जाता है। पौधों में, फसल में कुल पोषक तत्व की संख्या 17 होती है। 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है किसी भी फसल को सही तरह से वृद्धि विकास करने के लिए। यदि इन 17 पोषक तत्व में से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाती है तो उसका प्रभाव फसल पर देखने को मिलेगा, किसी भी रोग के रूप में या सही विकास न हो इसके रूप में। पोषक तत्व को हम दो रूप में बांट देते हैं, क्योंकि पौधों को कुछ कुछ पोषक तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और कुछ कुछ सीमित मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे दो रूप में बांटते हैं। एक को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरा जिसकी मात्रा अधिक जरूरी होती है उसको कहते हैं वृहद पोषक तत्व। तो हम देख ले रहे हैं क्योंकि दोनों से कैटेगराइज करके क्वेश्चन आ जाता है। एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी मात्रा बहुत कम होती है और एक होते हैं वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व में एक आ जाते हैं कार्बन के बाद हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसके बाद फिर होती है नाइट्रोजन, यह भी बृहद पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, नाइट्रोजन। इसके बाद पोटास, पोटास और फास्फोरस, फास्फोरस। फास्फोरस के अलावे 2-3 और हैं, जैसे एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, यह भी बृहद पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, मैग्नीशियम। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम, और एक और है सल्फर, सल्फर। यह तीनों की मात्रा थोड़ी कम होती है इन सब से, इसीलिए इसको मध्य के श्रेणी में भी रख सकते हैं। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे आयरन, 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 जिंक, आयरन, जिंक, बोरान, 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 कॉपर, कॉपर, मैंगनीज, 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 मोलिब्डेनम, 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 निकल, निकल। यह सभी 3, 6, 2, 8 और 8 और इधर हो गए 2, 10 और बाकी 2, 4 और 3, 7, 17। यही 17 पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। जिस पोषक तत्व की कमी हो गई उसी की पूर्ति हम रसायन के रूप में करेंगे। और हम अब शुरू करेंगे रसायन के बारे में पढ़ना। यदि मान लीजिए कि हमको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ रहा है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति हम किस रसायन को दे करके पूरा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि बोरान, बोरान की कमी हो जाए मिट्टी में, तो हम लोग बोरान के रूप में किसको देंगे, सुहागा जैसे एक आता है। जिंक की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, फिर क्या देना पड़ेगा। इन सब के बारे में देखना पड़ेगा कि किस रसायन से किस पोषक तत्व की पूर्ति होती है, और इनका अलग अलग रूप है, उसकी वजह से जो जो रोग उत्पन्न होते हैं उस सब के बारे में देखने जा रहे हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि रसायनों में आखिर पोषक तत्व की कितनी मात्रा निहित होती है। रसायनों में, रसायन में पोषक तत्व, रसायन में पोषक तत्व की कितनी मात्रा निहित होती है। हम बहुत ज़्यादा रसायन के बारे में नहीं पढ़ने वाले, कुछ रसायन देखेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यदि हमको खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करना है, नाइट्रोजन, तो इसके लिए हमको यूरिया डालना पड़ता है, यूरिया। इसका अगर देखेंगे तो केमिकल इसका फार्मूला क्या हो जाता है, NH2CO NH2, यूरिया। देखिए, कोई भी ऐसा रसायन नहीं है जिसको एक रसायन डालें और 2 पोषक तत्व की पूर्ति हो जाए। अभी ऐसा कोई भी रसायन नहीं है। एक है, उसके बारे में हम स्पेशल देख लेंगे। जैसे अगर हम यूरिया डालते हैं, मतलब आपके खेत में, आपके मिट्टी में 46% नाइट्रोजन जा रहा है। यूरिया डालने से 46% नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इसके अलावा यदि हम मान लेते हैं कि अगर आप DAP डालते हैं, यही केस हम बता रहे थे DAP के बारे में, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसका नाम ही है डाई, क्यों? क्योंकि इसमें 2 पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। एक तो अमोनिया, यानी कि अमोनिया से बनता है यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया। तो यूरिया, यहाँ इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हमको 18% हो जाती है नाइट्रोजन की। और P से फॉस्फेट, तो फास्फोरस की इसमें 46% इसमें फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है DAP से, डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्योंकि 2 पोषक तत्व की पूर्ति हो जा रही है, डाई, 2 अमोनियम और फॉस्फेट। इसके बाद देख रहे हैं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट रहता है, इससे भी सिर्फ फास्फोरस की ही आवश्यक पूर्ति होती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इससे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, फॉस्फेट की, P से फॉस्फेट, फास्फोरस, तो फॉस्फेट की पूर्ति इससे करीब 46% नहीं 16% पूर्ति हो जाती है SSP से फॉस्फोरस की, यानी कि इससे सिर्फ फास्फोरस मिलता है। इस तरह से ढेर सारा है, ऐसे कई हैं जिससे पोषक तत्व की पूर्ति अलग अलग रसायनों से होती है। हम विचार करने वाले हैं कि कौन सा केमिकल डाला जाए जिससे पौधों की कौन सी, फसल की कौन सी रोग दूर हो जाती है।